नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। लास्ट क्लासेस में हम बात करते हुए आ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जहां पर हमने मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हमने फंक्शन पढ़े, गैमेटोजेनेसिस एंड उनके एंडोक्राइन फंक्शंस। गैमेटोजेनेसिस में मेल्स में क्या बनता था? स्पर्म बनता था एंड फीमेल में हमारे पास में एग बनता था। अब इन दोनों के टुगेदर आने से, इनके फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट फिर क्या करता था? माइटोटिकली क्लीव करता था, उसमें क्लीवेज होते थे, जिससे क्या बनता था? एम्ब्रियो, फीटस बनता था। ठीक है, एम्ब्रियो का क्या होता था? हमारे यूटराइन वॉल में अटैचमेंट होता था, जिसको हमने इम्प्लांटेशन बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? जब ये इम्प्लांटेशन होता है तब वो फीमेल क्या बुलाई जाती है? प्रेग्नेंट बुलाई जाती है, मतलब कि उस फीमेल ने कंसीव कर लिया है। अब पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होके एक फीटस बना रहा है, उसको हमने क्या बोला था? जेस्टेशन बोला था। जेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद में वो फीटस कुछ हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से क्या होता है? बाहर एक्सपेल होता है, जिसको हमने पार्ट्यूरेशन बोला था। पार्ट्यूरेशन होने के बाद में उस न्यू बॉर्न का जो नरिशमेंट है वो कौन करता है? फीमेल करती है। कैसे करती है? ब्रेस्ट फीडिंग से, अपने मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क का सिक्रीशन है, उस मिल्क से अपने न्यूबॉर्न का नरिशमेंट करती है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन हम पढ़ के आए, लेकिन अब क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, तो उन ऑर्गन्स का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे को क्या पढ़ना पड़ेगा? ये नया चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स की और उनको सॉल्व करने के कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नॉर्मल होना है कि नहीं है। आ जाओ बात करते हैं। चलो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है? हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हेड के अंदर क्या आएगा कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। ये जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। अब हेल्दी कैसे होने चाहिए? किन पैरामीटर्स में हेल्दी होने चाहिए? नंबर 1, दे शुड बी फिजिकली हेल्दी। कैसे होने चाहिए? जो फिजिकली है, जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, वो हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। साथ ही में योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शुड बी फंक्शनली नॉर्मल। कैसे नॉर्मल? फंक्शनली भी नॉर्मल होने चाहिए। जब हम यहाँ पर फिजिकली नॉर्मल होने की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल अपीयरेंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कैसे नहीं होने चाहिए? जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब होता क्या है, जो मेल चाइल्ड होता है या मेल फीटस होता है, उसमें जब टेस्टिस बनती है वो कहाँ बनती है? एब्डोमिनल कैविटी में बनती है। कहाँ बनती है? एब्डोमिनल कैविटी में बनती है। लेकिन पूरे डेवलपमेंट के बाद में वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करती है। कहाँ पर? स्क्रॉटम में, हमारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही है? ये प्रोसेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो ढंग से फंक्शन करेगा। अब कई बार कुछ फीटस में ये जो डिसेंडिंग है हमारे टेस्टिस की इनटू दी स्क्रॉटम,
ये नहीं होती है और इसको एक डिजीज बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकॉइडिज्म। अब याद करके मुझे एक बात बताओ कि हमने ये पढ़ा था कि टेस्टीज जो है वो क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो आइडियल टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपकी जो टेस्टीज है वो आपके बॉडी से बाहर रहे। कहाँ रहे, स्क्रोटम में रहे। यही एक नॉर्मल फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए एक मेल में टेस्टीज की। लेकिन क्रिप्टोकॉइडिज्म में ऐसा नहीं होता और जो टेस्टीज है वो मेल के एब्डोमेन में ही रह जाती है। तो मुझे आप बताओ फिजिकली तो ये क्या हुआ, नॉर्मल नहीं है, और इसका फंक्शनली भी असर ये पड़ेगा कि जो गैमीटोजेनेसिस है, जो गैमीट बनाने का काम है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस भी ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए टेम्परेचर, राइट। तो गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस भी ठीक नहीं हो पाएगा। साथ ही में हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मेल में हो टेस्टीज हो, चाहे फीमेल में हो ओवरी हो, दोनों के दोनों एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट इज हार्मोनल रिलीज करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, दैट इज सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ आई। तो ये दोनों फंक्शंस नॉर्मल होना जरूरी है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल है या हेल्दी ऑर्गेनिज्म है, उसके पास अगर क्या होंगे, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। अगर उसके पास क्या होंगे, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल बुलाएंगे। यस और नो, यस और नो। एंड जब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल से अगर एक सोसाइटी बनती है तो वो कैसी सोसाइटी होगी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी। क्या होगी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी। ठीक है, तो अभी तक ये माना गया कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका ये मतलब है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर WHO ने क्या बोला, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि अगर एक इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना है तो उसको पूरा उसका टोटल वेलबींग देखा जाएगा रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में या रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में। टोटल वेलबींग में क्या क्या देखा जाएगा उसके पास में, टोटल वेलबींग में उसके पास में देखा जाएगा दैट ही हैज नॉर्मल, फिजिकली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, साथ ही में जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन वो नॉर्मल होना चाहिए। इमोशनली वो इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, इमोशनली नॉर्मल होना चाहिए, फिजिकली नॉर्मल होना चाहिए। साथ ही में ही शुड बी मेंटली रेडी फॉर reproduction, he should be mentally prepared, he should be mentally prepared for reproduction, right? And साथ ही में he should be socially also ready for reproduction। अब socially ready कब होएगा, जब उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स वो नॉर्मल होंगे। तो उनका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो WHO ने बोला कि अगर एक इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना है तो उसका टोटल वेलबींग काउंट किया जाएगा या कंसिडर किया जाएगा रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में। ठीक है, उसको फिजिकली भी नॉर्मल होना है, इमोशनली भी, मेंटली भी, सोशली भी एंड बिहेवियरली भी नॉर्मल होना जरूरी है।
इतनी बात समझ आ रही है? तो हमारे पास यहाँ पर जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होंगे उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। लेकिन WHO क्या बोल के गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल के गया, दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं हमारे? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट से भी रिप्रोडक्शन के टुवर्ड्स एक इंडिविजुअल को नॉर्मल होना पड़ेगा। और जब ऐसे ही हेल्दी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी फॉर्म होगी। आ रही है बात समझ में? जहां पर हमारे पास में फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले इंडिविजुअल्स होंगे, साथ ही में वो कैसे बिहेव करेंगे, दिल हैव अ नॉर्मल बिहेवियरल एंड इमोशनल इंटरैक्शंस अमंग ईच अदर। आ रही है बात समझ में? अब ये बात ये हुई कि भाई जब एक मेल एंड फीमेल प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं एंड बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। क्या क्या आते हैं? अगर हमारे पास में हम एक ले ले इंडिविजुअल को, राइट, अब ये इंडिविजुअल कौन हो सकता है? ये इंडिविजुअल मेल भी हो सकता है एंड ये इंडिविजुअल फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। इनमें सेक्सुअल चेंजेस कब आएंगे? इनमें सेक्सुअल चेंजेस आते हैं कब? प्यूबर्टी पे। कब आते हैं? प्यूबर्टी पे आते हैं। प्यूबर्टी होते ही इनमें बहुत सारे क्या आएंगे? फिजिकल चेंजेस आएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होएगा। क्या होंगे? बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होंगे। क्या क्या फिजिकल चेंजेस होंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, जैसे कि फीमेल में हाई पिच्ड आवाज़ होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, बॉडी शेप बनना। जबकि अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में हेयर का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, बियर्ड आ जाती है, मुस्टैच आ जाता है, साथ ही में उनकी हाइट बढ़ती है एंड उनकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड या वॉइस जो होती है वो कैसी हो जाती है? लो पिच्ड हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है। तो ऐसे कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। साथ ही में प्यूबर्टी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, जिनकी वजह से फीमेल में और मेल में काफ़ी विजिबल चेंजेस दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर ग्रोथ एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। येस और नो? इसकी वजह से क्या होता है? इन फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है? देयर इज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट जेंडर की तरफ क्या होने लगता है? अट्रैक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या डेवलप होते हैं? जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। जिसकी वजह से क्या डेवलप होते हैं? रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। कुछ क्यूरियोसिटीज डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? क्यूरियोसिटी डेवलप होती है टुवर्ड्स अनदर जेंडर, टुवर्ड्स अनदर जेंडर, राइट। आई बात समझ में? सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेटेड एस्पेक्ट से आपको क्यूरियोसिटी होती है, कैसे होता है, कब होता है, क्या करना होता है। बहुत सारी ऐसी क्यूरियोसिटीज़ डेवलप होती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, फिजिकल कनेक्शन से रिलेटेड होती है। ऐसी काफ़ी सारी क्या होती है? क्यूरियोसिटीज़ दो इंडिविजुअल्स के माइंड में आती हैं जब वो प्यूबर्टी अचीव करते हैं, ठीक है। तो इन सभी रिलेटेड एस्पेक्ट से, जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इन सभी एस्पेक्ट्स की एक सही नॉलेज, एक राइट नॉलेज इंडिविजुअल के पास अगर होगी तभी वो एक हेल्दी इंडिविजुअल कहलाएगा। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल होने चाहिए। साथ ही में वो जो इंडिविजुअल है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली नॉर्मल बिहेव करना चाहिए व्हेन और इन रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। साथ ही में उनको इन सारी चीज़ों के बारे में राइट नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होएगा, सही सोच पाएगा, करेक्ट मेंटालिटी के साथ में, और हमारे पास में एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी।
आ रही है बात समझ में? इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया वॉज अमंग दी फर्स्ट कंट्रीज जहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बनाकर बहुत सारे एक्शन प्लान्स को इनिशिएट किया गया था। एंड इनमें से वन ऑफ द एक्शन प्लान वाज फैमिली प्लानिंग दैट वाज स्टार्टेड इन 1951। अब हम यहाँ पर जब बात ही कर रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंडिया ने स्टार्ट करी, तो इंडिया ने सोचा कि हमारी सोसाइटी को क्या बनाया जाए, हमारी सोसाइटी को एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाया जाए। क्या बनाया जाए? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाया जाए। यस और नो? और हेल्दी सोसाइटी के लिए एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल भी चाहिए होगा। इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे एक्शन प्लान स्टार्ट किए। क्या क्या एक्शन प्लान्स थे? द नंबर one of them was family planning. One of them was family planning in 1951. ठीक है। Another was reproductive and child health care programs. ठीक है, आ रही है बात समझ में? And there were many like ban on amniocentesis या ban on sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन पे भी क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। एंड चेंज इन मैरिजेबल एज या फिर इंक्रीज इन मैरिजेबल एज, ऐसे बहुत सारे क्या चले? स्कीम्स चले। मैरिजेबल एज, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स चले जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एंड काफ़ी सारे नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ने सोचा कि कैसे हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए। तो जिसके लिए उन्होंने ये सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे। आ रही है बात समझ में? राइट। अब जो ये हमारे पास में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स थे, इसके अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स लिए गए। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, देयर वर इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम्स थे? इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स थे जो कि वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करते थे। आ रही है बात समझ में? रिप्रोडक्शन से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्यूबर्टी की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? प्यूबर्टी की बात कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। सबसे पहले तो मेल एंड फीमेल में अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल में हम किसकी बात करेंगे कि कौन सी एज पर प्यूबर्टी आती है? प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी में कौन से चेंजेस होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चेंजेस होते हैं तो फिर हम अट्रैक्शन टुवर्ड्स अनदर ऑपोजिट जेंडर की हम बात करेंगे। राइट। जब हम बात कर रहे हैं फीमेल की तो फीमेल में हम किसकी बात करेंगे? मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे, पीरियड्स की बात करेंगे कि पीरियड्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मंथली आते हैं, क्यों मंथली आते हैं, और जब पीरियड्स नहीं होते हैं तो उसके क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी हो सकता है। दैट अ फीमेल कैन बी प्रेग्नेंट एंड इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स मिस हुए हैं। मेंस्ट्रुएशन की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन में हम क्या बात कर सकते हैं या क्या नॉलेज हम डिसिपेट कर सकते हैं? यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन। यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन। बहुत सारे विलेजेस में या फिर कंट्री साइड एरियाज में जो आज भी फीमेल्स हैं उनको बोला जाता है कि आप क्लॉथ यूज़ करो। सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ किया जाता है, क्या बोला जाता है? क्लॉथ यूज़ करो। क्लॉथ को यूज़ करने से क्या होता है? क्लॉथ अगर यूज़ होता है तो क्लॉथ को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्लॉथ हो सकता है कि कंटामिनेटेड हो, हाइजीनिक नहीं हो, सही से क्लीन नहीं हुआ हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं और इस इन्फेक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अब अगर क्या हुआ है, फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो प्रेगनेंसी के बारे में नॉलेज बतानी पड़ेगी कि कैसे प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मंथली कैसे कैसे चेंजेस आएंगे,
क्या हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से बॉडी में चेंज आएगा। साथ ही में आपको अबॉर्शन के बारे में भी क्या बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपको डिलीवरी के बारे में भी बताना पड़ेगा, लेबर के बारे में बताना पड़ेगा कि कब आपको लेबर पेन्स हो सकते हैं, आपकी डिलीवरी कैसी हो सकती है, डिलीवरी के ऑप्शंस क्या हैं आपके पास में, नेचुरल बर्थ करना है या फिर सर्जिकल बर्थ करना है, इसके बारे में भी आपको क्या दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही में आपको क्या बोला जाएगा कि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद में पोस्टनेटल मतलब बेबी होने के बाद में पोस्टनेटल मदर एंड चाइल्ड केयर में क्या क्या करना होगा, मदर एंड चाइल्ड केयर में क्या क्या करना होगा। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, आयरन लेना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। राइट, तो ये सारी बातें हो गई प्रेगनेंसी के बारे में। इतनी बात समझ आ गई। अब जब बेबी हो गया है तो बेबी को कैसे नरिश करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, क्या करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवानी है, वाई इज़ ब्रेस्ट फीडिंग नेसेसरी, कि वो कोलेस्ट्रम होता है आपके न्यूबॉर्न बेबी को क्या देगा, एंटीबॉडीज़ देकर जाएगा, IgA एंटीबॉडीज़ देकर जाएगा, जो कि आपके फीटस को क्या देगी, पैसिव इम्यूनिटी देगी, जिससे कि आपका बेबी बहुत सारे एवरीडे इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड एंड कफ, फ्लू से बच सकेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे को बतानी होती है इन सारे प्रोग्राम्स में। आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास में RCH प्रोग्राम्स के अंडर क्या क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वाइडर कवरिंग प्रोग्राम्स जिनमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरियाज को कवर किया जाता है। अब जब हम इन सारे प्रोग्राम्स में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, इनके बारे में बताएंगे, क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अवेयरनेस, किसके बीच में, पीपल के बीच में, जो लोग इंडिविजुअल्स हैं, जो मैच्योर हो रहे हैं, प्यूबर्टी में है, रिप्रोडक्टिव एज में है, राइट, उनके अमंग क्या करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, किसके बारे में, बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज के बारे में। और साथ ही में हमारे को जैसे पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, फ्री प्रोविज़न दिया है। किसका फ्री प्रोविज़न दिया है, कॉन्डम्स का भी फ्री प्रोविज़न दिया है साथ ही में और भी फ्री प्रोविज़न दिया है, किसका, सैनिटरी नैपकिन्स का भी फ्री प्रोविज़न हुआ है, राइट, इनके बारे में बताएंगे। अब कॉन्डम्स के बारे में बताएंगे तो हमारे को ये भी बताना है कि मदर का जो फर्स्ट चाइल्ड है या जो भी दो बच्चे हैं आपके, उनके बीच में आपको क्या रखना है, 3 इयर्स का गैप रखना है। क्या रखना है, 3 इयर्स का गैप रखना है। ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं, इन प्रोग्राम्स के अंदर हमारे आते हैं, राइट। अब इन प्रोग्राम्स से फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज प्रोग्राम्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। बेनिफिट ये है कि इन सारे प्रोग्राम्स से हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। इंडिविजुअल्स को आप क्या करोगे, एडुकेट करोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। उनके बीच में जो एक टैबू बना हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में वो धीरे धीरे बातें करते हैं, सेक्स के बारे में वो धीरे धीरे बातें करते हैं, उसके लिए उनके अंदर जो एक हेजिटेंस है उसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, जिससे कि लोगों में क्या हो पाएगी, सेक्सुअल रिलेटेड एस्पेक्ट्स के टूवर्ड्स उनकी अवेयरनेस बढ़ पाएगी। उनको ये लगेगा कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो एक नॉर्मल टॉपिक है, जैसे हमारी मेंटल हेल्थ है वो एक नॉर्मल टॉपिक है। कभी अगर हम किसी और ऑर्गन की वजह से अगर बीमार पड़ते हैं, पेट दर्द हमारा होता है, सर दर्द अगर हमारा होता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होना भी एक नॉर्मल बात है। आ रही है बात, समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो इन सारे प्रोग्राम से हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में लोगों को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। आ रही है बात समझ में।
अब लोगों को हम अवेयर कैसे करें? तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर क्या किया? एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट किए। क्या किया? ऑडियो विजुअल्स क्रिएट करे। कैसे ऑडियो विजुअल्स क्रिएट करे? जैसे कि ये इन्होंने क्रिएट किया जहाँ पर इन्होंने सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया। जब ये डे सेलिब्रेट होएगा तो एक कैंपेन रन होएगी जहाँ पर लोगों को सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाएगा। साथ ही में अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट कह रहा है कि द पावर टू प्रिवेंट बर्थ इज इन योर हैंड्स। इन योर हैंड्स मतलब मेन के लिए है ये कि अगर आप निरोध यूज करते हैं, कॉन्डम यूज करते हैं तो आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? साथ ही में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो काम कर रहे हैं ऑडियो विजुअल्स एडवर्टाइजमेंट्स बना के, जो कि रेडियो पे, टीवी पे एंड और भी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट किए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हमारे जो एडवाइजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे ही आसपास हमारे पेरेंट्स, हमारे क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स होते हैं। साथ ही में नाउ देयर इज अ प्रपोजल, एक प्रपोजल दिया गया है कि स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए, दैट सेक्स एजुकेशन एट स्कूल्स, ताकि जो यंग लोग हैं उनको हम क्या दे सके? राइट इन्फॉर्मेशन दे सके। क्या दे सके? राइट इन्फॉर्मेशन दे सके। यहाँ पर मैं राइट इन्फॉर्मेशन पे इतना क्यों फोकस कर रही हूँ या इतना क्यों जोर डाल रही हूँ? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स आउटसाइड, राइट? ऐसा होता है कि टच करने से प्रेगनेंसी होती है या किस करने से प्रेगनेंसी हो जाती है। पीपल आर अ लॉट क्यूरियस अबाउट द बैरियर मेथड्स, कॉन्डम्स क्या होते हैं या फिर हमारे कप्स क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स क्या होते हैं या वॉल्ट कप्स क्या होते हैं, डायफ्राम्स कैसे होते हैं, क्या फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। इन सभी के बारे में हमारे को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और इन सभी के बारे में जो मिथ्स है, जो क्या है, गलत नॉलेज है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे बस्ट किया जा सकता है? राइट नॉलेज से बस्ट किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। एंड स्कूल्स में ही मेल को फीमेल के टूवर्ड्स सेंसिटाइज किया जा सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टूवर्ड्स सेंसिटाइज किया जा सकता है। साथ ही में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्ट है उसमें क्या होता है, इसके टूवर्ड्स सेंसिटाइज किया जा सकता है। कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है, कैसे सेक्स रिलेटेड डिजीजेस या सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इनके बारे में भी एडुकेट किया जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट्स भी क्या है? एक मीडियम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। आई बात समझ में? अब हमारे को और यहाँ पर क्या करना है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कि पेनिस क्या है, स्क्रोटम क्या है, आपका लेबिया मेजोरा, माइनोरा, विजाइना क्या है, फीमेल्स में ब्लीडिंग क्यों होती है, मेल्स में स्पर्म्स कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में एडोलेसेंस एंड उससे रिलेटेड चेंजेस भी हमारे को बताने हैं कि प्यूबर्टी अचीव करने पर क्या होता है। उसके बाद में सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना भी ज़रूरी है, दैट वन शुड बी डूइंग और वन शुड बी हैविंग सेफ सेक्स। सेफ सेक्स का मतलब क्या है, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्टेड सेक्स। प्रोटेक्टेड सेक्स से क्या मतलब है? दैट वन शुड यूज अ बैरियर मेथड। क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड यूज करना चाहिए, जिससे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट को अवॉइड किया जा सके। अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तो एक जने से डिजीज दूसरे जने में स्प्रेड हो सकता है। साथ ही में इट कैन ऑल्सो लीड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते लेकिन इंसेमिनेशन होने की वजह से क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी हो सकती है। आ रही है बात समझ में? देन वी कैन ऑल्सो एडुकेट पीपल अबाउट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को गोनोरिया के बारे में बता सकते हैं, हम लोगों को HIV एड्स के बारे में बता सकते हैं, हेपेटाइटिस B के बारे में बता सकते हैं कि कैसे ये हमारे जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं वो एक जने से दूसरे जने तक ट्रांसमिट हो सकते हैं।
आई बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नैको। क्या है? नैको, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कभी रोड्स पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा बहुत बार एड्स के बारे में, जब वर्ल्ड एड्स डे होता है या नाको कोई भी वार्निंग रिलीज करता है तो उसमें आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि एड्स किन किन रीजंस की वजह से स्प्रेड कर सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से स्प्रेड हो सकता है, और आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में, तब हो सकता है। अगर हम कॉमन रेजर्स या फिर नीडल्स यूज़ कर रहे हैं तब हो सकता है, या फिर हेपेटाइटिस बी वाले इंडिविजुअल के साथ में रहने से, जो कि एड्स से इन्फेक्टेड है, उससे भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड से हमारे जो एड्स है वो स्प्रेड कर सकता है। आ रही है बात समझ में? फिर उसमें बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स बताए जा सकते हैं जो मिथ्स है, जिनसे एड्स स्प्रेड नहीं होता है। फ्रॉम यूजिंग कॉमन क्लोथ्स और टॉवल्स, फ्रॉम किसिंग एड्स स्प्रेड नहीं होता, मॉस्किटो बाइट से एड्स स्प्रेड नहीं होता, कॉमन यूटेंसिल्स यूज करने से एड्स स्प्रेड नहीं होता। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल अवेयरनेस स्प्रेड करी जाती है बाय दिस इंस्टीट्यूशन टूवर्ड्स एड्स, और इसको एड्स कैंपेन के अंडर रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। साथ ही में हमारे पास जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कुछ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो प्यूबर्टी अटेन हुई मेल एंड फीमेल में, तो क्या डेवलप होते हैं? रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं तो क्या होता है? जो फीमेल होती है उसमें क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो इसके अगेंस्ट हमारे, या इसके एस्पेक्ट से रिलेटेड हमारे को नॉलेज स्प्रेड करनी है। व्हाट इज ब्लीडिंग, व्हाई यू आर ब्लीडिंग, व्हाई अ फीमेल ब्लीड्स, महीने में एक ही बारी क्यों होता है, सैनिटरी नैपकिन्स क्यों यूज़ करने हैं, क्लॉथ क्यों यूज़ नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है, कब हमारे को हॉस्पिटल जाना है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है? वन ऑफ द इंडिकेशंस कैन बी प्रेगनेंसी। आ रही है बात समझ में? अगर प्रेगनेंसी के बारे में हमें बात करनी है तो कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है, क्यों प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या होगा, कौन से हार्मोनल चेंजेस होंगे, कौन सा हमारे को मेडिसिन लेने हैं, पार्ट्यूरेशन कैसे होएगा, डिलीवरी कैसे होगी, क्या ऑप्शंस हैं, डिलीवरी होने के बाद केयर कैसे होगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करानी है, कैसे करानी है, इन सब के बारे में क्या दिया जाएगा? नॉलेज दिया जाएगा। अब प्रेगनेंसी हो गई, एक बच्चा हो गया, तो दूसरे बच्चे को होने से कैसे रोका जाए, तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात होगी। जब हमारे बीच में रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करी गई तो। अगर हाइजीन को क्या कर दिया गया? इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर नहीं किया गया, कोई बैरियर मेथड यूज़ नहीं किया गया, तो क्या हो सकते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। साथ ही में जब प्रेगनेंसी हुई है तो हमारे को पोस्ट नेटल मदर एंड चाइल्ड केयर भी देना होता है। ये सारी बातें समझ आई। इनके अलावा हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अबॉर्शन, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, हमारे पास में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसी करी जाएगी, पोस्ट नेटल मदर एंड चाइल्ड की केयर कैसे करी जाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मेल एंड फीमेल को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मेल को फीमेल के टूवर्ड्स कैसे सेंसिटाइज किया जाए, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज दी जाए, उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नॉलेज दी जाए, एंड फीमेल्स को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नॉलेज दी जाए, एंड कैसे प्रॉब्लम हो सकती है पॉपुलेशन ओवरग्रोथ होने से। एंड साथ ही में बच्चों को जब हम सेक्स एजुकेशन देते हैं तो उनका सबसे बड़ा मोटो ये होता है हमारा एजुकेशन देने का कि उनको गुड टच और बैड टच के बीच में डिफरेंस बताया जा सके, ताकि उनको किससे बचाया जा सके? सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम से बचाया जा सके। सेक्स रैकेट्स जो हमारे चलते हैं, जहाँ पर बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, उन सब को हम क्या कर सके? कर्ब कर सके।
आ रही है बात समझ में? तो ये जो हम पूरा इतना कैंपेन चला रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स बन रहे हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल को ग्रो कर सके, जिससे कि हम इंडिया को एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नेशन बना सकें। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में इंडिया में काफ़ी सारे कैंपेन्स चलाए गए थे, जहां पर एक बहुत बड़े क्राइम को, दैट इज़ फीमेल फीटिसाइड को कर्ब करने के लिए क्या किया था? एमनियोसिंथेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया था। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है? एमनियोसिंथेसिस में जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इंजेक्शन से बाहर निकाला जाता है, और उस फ्लूइड में जो फीटस है उसके सेल्स होते हैं, और उन सेल्स के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। एंड हमें तो पता है कि लोगों को फीमेल नहीं चाहिए होती है, उनके दिमाग में एक ये होता है कि फ़ीमेल तो मैरिज करके चली जाएगी, उनका वंश आगे कौन बढ़ाएगा, ये सारी बातें होती हैं। इसलिए उनको क्या चाहिए होता है? एक मेल चाहिए होता है, और वो फीमेल को क्या कर देते हैं? फीटस स्टेज पे ही किल कर देते हैं, एंड जिसकी वजह से जो हमारा सेक्स रेशियो है वो क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा मेल एंड फीमेल का डिस्टर्ब हो गया था। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया था एमनियोसिंथेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ताकि लीगली चेक किया जा सके किसको? इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स को। आई बात समझ में? उसके बाद में जो हमारा पोस्ट नेटल केयर है चाइल्ड का, वो कैसे किया गया? एक मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अगर आपने देखा हो, आज जो भी बच्चा पैदा होता है और जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है तो इसको एक इम्यूनाइजेशन चार्ट मिलता है, जहां पर उसके शुरू के दिनों में, देन नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में कौन कौन से वैक्सीनेशंस लगने हैं। पोलियो का वैक्सीनेशन, उसका ओरल बूस्टर, टेटनस का वैक्सीनेशन, डीपीटी का वैक्सीनेशन, बीसीजी का वैक्सीनेशन, इन सभी वैक्सीनेशन को लगाया जाता है ताकि बच्चे को क्या मिल सके? इम्यूनिटी मिल सके, बच्चे को इम्यूनाइज किया जा सके इन सारे डिजीजेस के अगेंस्ट। आ रही है बात समझ में? साथ ही में एक ड्रग डिस्कवर करी गई थी, एक ड्रग डेवलप करी गई थी। कहाँ पर? CDRI में, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। इन्होंने क्या किया? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप करी। क्या करा? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप करी। अब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करती है? प्रेगनेंसी अवॉइड करती है, एक फीमेल को मदद करती है प्रेगनेंसी अवॉइड करने में। ठीक है, ये ओरली है तो इसको पानी के साथ लिया जा सकता है, और कौन लेगा? ये फीमेल लेगी। कौन लेगा? ये फीमेल लेगी। तो सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी जिसको CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप किया था, ताकि दो बच्चों के बीच में गैप रखा जा सके एंड इससे मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। बिकॉज अगर एक अभी बेबी हुआ है तो जो मैटरनल हेल्थ है, जो एक फीमेल की हेल्थ है, मदर की जो बॉडी है, वो पूरा का पूरा ड्रेन हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। वो जो न्यू बॉर्न है उसको फीड तो वैसे भी कर रही है, साथ ही में प्रेगनेंसी के टाइम में पूरा जो फोकस होता है बॉडी का वो फीटस के ऊपर होता है। तो मैटरनल हेल्थ बहुत ज़्यादा, या जो मदर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। वापस रिकवरी के लिए फॉर अनदर चाइल्ड एटलीस्ट कितना गैप रखा होना चाहिए? 3 इयर्स का गैप रखना चाहिए बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। तो ये जो ड्रग है ये 3 इयर्स का गैप रखने में मदद करती है। आई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जब ये सारे कैंपेन्स चलाए गए, ड्रग्स डिस्कवर करी गई, तो हमारे पास में एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी धीरे धीरे आई। अब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के कुछ इंडिकेटर्स भी होंगे, जैसे कि जो उनके इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या होंगे? बेटर अवेयर होंगे। किससे अवेयर होंगे? सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स अवेयर होंगे।
अब जब वो अवेयर होंगे तो उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होगा, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता होगा, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता होगा, क्या क्या मेथड्स हैं उनके बारे में पता होगा। तो वो ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम लगती है, चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम लगे, किसी भी तरह का डिस्चार्ज, या फिर स्किन पे कोई अगर एबरेशन है या कोई कलर डिस्कलरेशन है, तो उसको क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बाय दी डिजीज, जो जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जो पेशेंट है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। और डिटेक्ट कब कर सकता है, जब उसको नॉलेज होगी। फिर वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, उसका टेस्टिंग कराएगा, और टेस्टिंग होने के बाद अगर कंफर्म होता है तो उस डिजीज़ का, उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का क्या हो सकता है, क्योर हो सकता है। आ रही है बात समझ में। अब क्या होगा, ये क्योर एंड बेटर डिटेक्शन कब हो सकते हैं, जब एक सोसाइटी में इंक्रीज अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, स्ट्रॉन्ग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साथ ही में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हो और मटेरियल सपोर्ट हो। इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ में ही जो एसटीडीज़ है उनका बेटर डिटेक्शन और क्योर किया जा सकता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई बात समझ में। साथ ही में हमारे को क्या दिखेगा कि बहुत सारे जो कपल्स हैं वो स्मॉल फैमिलीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो कपल्स हैं, कपल क्या है, एक मेल है एंड एक फीमेल है। ठीक है, तो बीच में क्या चलाया गया था, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कैंपेन चलाया गया था, जहां पर पोस्टर्स लगाए गए थे, हम दो मतलब हम दो और हमारे दो, मतलब एक कपल कितने मैक्सिमम बच्चे करेगा, 2 बच्चे करेगा। तो इसको क्या बोला गया था, इसके बहुत सारे कैंपेन के बेनिफिट्स थे। नंबर 1, ओवर पॉपुलेशन को कर्व किया गया। ये क्यों चलाई गई थी, ताकि ओवर पॉपुलेशन को कर्व करा जा सके, एंड इट वाज आल्सो डन टू प्रिजर्व मैटरनल हेल्थ। मदर की हेल्थ को ध्यान रखते हुए भी इस कैंपेन को चलाया गया था। नाउअडेज, आजकल तो कपल्स ने और क्या कर लिया है, अडॉप्ट 1 चाइल्ड नॉर्म। अगर आपने सुना हो 1 चाइल्ड नॉर्म, मतलब कि आजकल एक कपल सिर्फ एक ही चाइल्ड करने को प्रेफर करता है। आ रही है बात समझ में। सो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज नाउ द इंडिविजुअल्स आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इतनी बात समझ आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब ये इतनी सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, लोगों को अवेयर कर दिया गया, उसके बाद पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ये क्यों बढ़ी जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।